साथियों, आज हम बात करेंगे पीएमओ अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। साथियों, हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो भारत का जो पीएमओ ऑफिस है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय उसकी स्थिति जितनी कमज़ोर थी, उसके बाद लगातार इसका सितारा चमकता जा रहा है। साथियों, कहीं न कहीं इसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी काफ़ी योगदान है। साथियों, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि उन्होंने अपने पार्टी के हित में काम किया। साथियों, उन्होंने पार्टी के हित में जो भी किया होगा, लेकिन उन्होंने सबसे पहली वरीयता देश को दिया। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर हमारे सामने आए। अगर हम बात करें इसको बिंदुओं में, तो ये बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, अभी 2021 में बंगाल में चुनाव हुए और जैसा कि आपको मालूम है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीतकर उसने अपनी सरकार वहां बनाई। साथियों, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है काफ़ी पहले से बंगाल सरकार से अनुरोध करता रहा है, क्योंकि वहां पहले भी टीएमसी की सरकार थी, कि जो किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है वो बंगाल के किसानों को भी मिले। लेकिन साथियों, वहां की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उन्होंने इसको कभी वहां होने ही नहीं दिया। लगातार प्रयास करने के बाद भी हमारे देश की ऐसी एक मुख्यमंत्री थी जिसने राजनीति के चक्कर में अपने राज्य के किसानों को लाभ से वंचित कर दिया। चुनाव का परिणाम सामने आया और 2021 में टीएमसी ने फिर सरकार बनाई। लेकिन साथियों, हमारा पीएमओ ऑफिस इस बात पर पूरी तरह लगा रहा कि बंगाल के किसानों को भी लाभ मिले। और जब तृणमूल ने अपनी सरकार बना ली, तब उसने हरी झंडी दी और किसानों के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ। इससे साथियों, एक अनुमान ये सीधा लगता है कि उनके नज़र में शायद ये था कि अगर किसानों को पैसा पहुंच गया तो दूर दराज के गांव के किसान कहीं भाजपा को वोट ना दे दें, और इसी वोट की राजनीति से उन्होंने इसको अपने किसानों को लाभ नहीं होने दिया, उससे वंचित रखा। और जब उनकी सरकार बन गई, तो चूंकि अब 5 साल बाद सरकार बननी है, इसलिए उन्होंने हरी झंडी दे दी। लेकिन साथियों, बंगाल में भाजपा की सरकार न बनने के बाद भी पीएमओ के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया और वो लगातार बने रहे अपने उसी प्रयास में, और अंत में उनको सफलता मिली। तो साथियों, इससे बात समझ में आता है कि हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय पार्टी से उठकर कहीं देश की सेवा में लगा हुआ है। साथियों, देश में कोविड महामारी चल रही है। बिना ऑक्सीजन के आपने मौतें देखी होंगी, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में 1 मई को किसानों के नाम पर वहां के जो आढ़तिये हैं, उन्होंने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। क्या साथियों, भारत में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतें उन्हें नजर नहीं आती? क्या पंजाब में उन्हें मौतें नहीं दिख रही? लेकिन इन आढ़तियों का कोई लेना देना नहीं, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है और इस पर कांग्रेस भी कुछ बोलने वाली नहीं है। कांग्रेस हो
या केजरीवाल, इन दोनों की निगाहें अपने राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब में लगी हुई है। साथियों, आप देखते होंगे कि अभी हर राज्य से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इसका रोना रोया गया, और अधिक रोना वहां से रोया गया जहां की भाजपा की सरकारें नहीं थी। साथियों, आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो लगातार पीएमओ पर दबाव डालते रहे कि पीएमओ ऑफिस उनके यहाँ जितनी जरूरत है पूरी ऑक्सीजन लाकर उनके अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था करे, और इसके लिए लगातार वो मीडिया में आके रोना रोते रहे और लोगों को बतलाते रहे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन साथियों, फिर भी पीएमओ ने दूसरे देशों से क्रायोजेनिक टैंकर मंगाए, दूसरे देशों से ऑक्सीजन मंगाई, दवाएं मंगाई, और पूरा प्रयास किया कि जो दिल्ली की सरकार की जो मांग है उस मांग को पूरा करें। जबकि साथियों, जो क्राइटेरिया बनाया गया था, जो उपलब्ध सामग्री थी, उस क्राइटेरिया के अनुसार बिना भेदभाव के सभी राज्यों को ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो या दवाएं हो, वो दी जा रही थी। जब साथियों ऑक्सीजन की कमी होगी, दवाओं की कमी होगी, टैंकर की कमी होगी, तो इसका प्रभाव तो सब पर पड़ेगा। लेकिन जो गैर भाजपा राज्य थे वो भेदभाव का आरोप लगाकर लगातार पीएमओ पर दबाव बना रहे थे। लेकिन साथियों, पीएमओ ऑफिस इससे विचलित नहीं हुआ, और जो वो कर सकता था उसने पूरी कोशिश की। साथियों, आपने देखा होगा कि पूरे देश में कोविड से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे मोहल्ले में परचून की दुकानें होती हैं, उसी परचून की दुकानों की तरह पंजाब में जगह जगह फैले ये किसानों के नाम पर जो आढ़तियों के संगठन है, इन्होंने 8 मई को भी ऐलान कर दिया कि वो अपने घरों से निकलेंगे, लॉकडाउन को तोड़ेंगे, अर्थात वो कोविड को फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, लोगों की जान सबसे पहले बचाना है या इस आंदोलन को चलाना है, लेकिन इन आड़तियों को लोगों की जान से कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अपना स्वार्थ दिखता है, और उसी स्वार्थ में लिप्त होकर ये तरह तरह से पीएमओ पर झूठा आरोप लगाते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जो भारत में जितनी भी ऑक्सीजन थी, बाहर से ऑक्सीजन मंगाई गई, ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल यूज रोक दिया गया, जो ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिट बंद थी उनको चालू किया गया, और इस प्रकार से दवाइयाँ हो, वैक्सीन हो, रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, उसके ढुलाई की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था उसको देखने में पीएमओ का पूरा योगदान रहा, और जो उपलब्ध हुआ उसको एक क्राइटेरिया के हिसाब से सभी राज्यों को दिया गया। लेकिन साथियों, हमारे पीएमओ ऑफिस ने, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो गैर भाजपाई राज्य थे उनको क्राइटेरिया से कहीं अधिक दिया, और उसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि ताकि पीएमओ पर भेदभाव का आरोप न लगे। अब साथियों, आप ही सोचें, अगर आपके घर में खाने वाले 4 लोग हैं बराबर उम्र के,
और आपके पास रोटियां 8 हैं तो आप 2-2 रोटियां बांटेंगे। इसी प्रकार से जो राज्यों में बेड की व्यवस्था थी, जो राज्यों में उपचार के जितने भी साधन थे उस और जो बीमारों की संख्या थी, इन तमाम बातों को मानक बनाकर और एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया और उसी क्राइटेरिया के हिसाब से सबको सामग्री के वितरण की व्यवस्था की गई। लेकिन साथियों, जो गैर भाजपा राज्य थे, जिसमें मुख्य रूप से अगर दिल्ली को कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये चाहते थे कि जो जितना भी सारा सामग्री है वो उन्हें दे दी जाए। तो फिर बाकी राज्यों का क्या होगा? और जब इनकी मांग हुई, मांग भी किसी क्राइटेरिया पर आधारित नहीं थी, बार बार ये बदलते रहे। अगर हम उदाहरण लें तो ऑक्सीजन की बात, कभी ये 300 मीट्रिक टन कहा, फिर 400 मीट्रिक टन कहा, फिर 700 मीट्रिक टन कहा, फिर 900 मीट्रिक टन कहा, उसके बाद फिर घटकर 700 मीट्रिक टन पे आ गए। साथियों, ये अनुमान के आधार पर, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, इनके पास कोई आंकड़ों का कोई संबंध नहीं था, उससे कोई रिलेशन नहीं था। बस जिस वक्त जितनी जरूरत महसूस हो उतनी पूरी की पूरी इनको पीएमओ ऑफिस से इनके अस्पताल में वो सब कुछ भेज दिया जाए। बस ये केवल पोस्टमैन की तरह काम कर रहे थे और सारा दोष इनके नजर में यह था कि इतनी ज्यादा मात्रा मांग ली जाए जो उपलब्ध न हो पाए, और फिर जब मरीज मरे, उनकी मौतें हों, तो सारा दोष पीएमओ पर मढ़ दिया जाए। एक तरह से ये राजनीति थी। साथियों, चारों तरफ से पीएमओ को गालियां दी गई, अपमानजनक बातें की गई, खास तौर से मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, पूरे तरह से उकसाने की कोशिश की गई। लेकिन न तो हमारे प्रधानमंत्री और न हमारे पीएमओ ऑफिस ने इसका जवाब तक देना उचित नहीं समझा। वो अपना काम बड़े ध्यानपूर्वक करते रहे, अपने काम पर भरोसा रखा और राजनीतिक बातों को झुठलाते रहे। और अगर जो भी ऐसा करता है तो सफलता निश्चित है। साथियों, अब समय आ गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी, इस पर विचार किया जाए। जब कोई मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार न हो तब क्या किया जाए? क्या सब कुछ पीएमओ पर डालकर सारे मुख्यमंत्री खड़े हो जाएं? कहां गई साथियों केजरीवाल की जो थाईलैंड की ऑक्सीजन की व्यवस्था थी? टीवी पर आकर के बोला था, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद कहीं व्यवस्था नजर नहीं आ रही। और जहां तक उनके मोहल्ला क्लिनिक का जो विज्ञापन था, वो मोहल्ला क्लिनिक इस महामारी में कितना काम आया वो तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, अभी पंजाब के आढ़तियों का आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में डेरा लगा के बैठे हुए, पंजाब में भी उधम काट रहे हैं। फिर भी साथियों, पीएमओ ऑफिस ने पंजाब के किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनसे अनाज की खरीद की और जो खरीद का मूल्य था वो आढ़तियों के खाते में न डालकर सीधे किसानों के खाते में डाल दिया गया डीबीटी के माध्यम से, जिसका असर अब पंजाब के किसानों पर साफ देखा जा सकता है। साथियों, हम चुनाव की बात करते हैं, दोष देते हैं कि सारा दोष केंद्र सरकार का है। साथियों, पिछले साल 2020 में मार्च में कोविड का पहला हमला हुआ था। उसके बाद बिहार में चुनाव हुए,
सारे राजनीतिक दलों को आपने देखा होगा, किसी राजनीतिक दल ने इस चुनाव का विरोध नहीं किया, किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं की, सब कुछ निपट गया। और अब जब बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी, इन 5 राज्यों के चुनाव हुए, क्या किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया? जैसे बिहार का विरोध नहीं किया था, उसी तरह इस बार भी कोई विरोध नहीं हुआ। सब अपनी ढपली लेकर के चल पड़े और दंगल में शामिल हो गए। और जब उसके बाद अचानक महामारी आई तो सारा दोष एक ही राजनीतिक दल जिसकी केंद्र में सरकार है उस पर डाल दी गई। ये साथियों क्या है? ऐसे देश चलेगा? हमें तो साथियों यही लगता है, और आपको सोचना होगा कि ये जितनी जगह जगह ये जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि अब कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल सिवाय भाजपा के अब नहीं रहा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसका सूरज अब अस्त हो चुका है और धीरे धीरे और अस्त हो रहा है। तो ये छोटे छोटे राजनीतिक दल जिनकी अपने राज्य से बाहर इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सब अपनी अपनी चमकाने और पीएम को हटाने के लिए फसाद कर रहे हैं। तो साथियों, ये जितना भी फसाद ये कर रहे हैं, क्या केवल पीएम को हटाने के लिए फसाद कर रहे हैं, या इसके पीछे देश की भलाई भी है इनके मन में? इस बात को सोचना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की बात करें, खासतौर से भारत में, तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे तालाबों में एक मेढकों की श्रृंखला होती है अलग अलग तालाबों में, और इन मेढकों को जिस तरीके से एक तराजू में तौलकर उनका वजन निकालना असंभव सा लगता है, वही हाल साथियों आज भारत की है। इसलिए आपको देश की भलाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए, देश के विकास के लिए आपको सारी बातों को सोचना होगा, और जो कुछ देश के हित में नहीं है उसे छोड़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।